गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की जो लास्ट रिएक्शन है, हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो हेलोएरीन जो होते हैं, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आरएक्स पढ़ा था और आरएक्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी SN1 और SN2। ठीक है ना, SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था ना SN1 और SN2 के अंदर। लेकिन हेलोएरीन के केस में जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो इसका परिणाम कुछ उल्टा ही होता है। यानी कि जैसे हमने एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी, वहाँ पर हमने जो भी पढ़ा था उसका कंप्लीटली यहाँ अपोजिट होता है, पूरा ही उल्टा होता है। इसका भी रीज़न होता है कि ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड तो आसानी से देते हैं, लेकिन हेलोएरीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये जो यौगिक है ये इस अभिक्रिया के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील है, यानी कि बिल्कुल भी देते नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, हमारे पास तीन यौगिक हैं। एक तो लेते हैं हम एल्किल हैलाइड, तो ये तो ले लिया हमने एल्किल हैलाइड। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बात समझ में आ जाएगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एल्किल हैलाइड थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH एंड X। ठीक है, विनाइल हैलाइड, ये भी आपको पता ही होगा विनाइल क्या होता है। विनाइल हैलाइड जब हैलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ता है। एक ले लेते हैं हेलोएरीन, ये हमने हेलोएरीन ले लिया। ठीक है, इन तीनों में हमें SN अभिक्रिया को देखना है, कौन सा यौगिक ज्यादा देता है, कौन सा यौगिक बहुत ही कम देता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हैलोजन पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने इसमें बंद बना लिया, बाकी के क्या बचे? लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। इस पे भी 3 लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है किसी भी यदि परमाणु पर उपस्थित है और उसके पास यदि कोई पाई बंद आ जाता है, जैसे ये रहा, इसमें कोई पाई बंद नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर जो है वो अपने स्थान पे ही बने रहेंगे। इसलिए ये जो लोन पेयर है वो क्या है? स्थानीकृत है। स्थानीकृत का मतलब होता है अपने ही स्थान पे बने हुए रहना, उसे कहते हैं लोकल। तो ये जो लोन पेयर है ये लोकल है, ये X पे ही रहेंगे, इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इन दो यौगिकों के साथ कुछ अलग है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये हेलोएरीन इसके साथ कुछ उल्टा होता है। यहां पे जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और इसके ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर स्थानीकृत नहीं है। ये लोन पेयर क्या है? विस्थानीकृत है। विस्थानीकृत। एक बात और बता देता हूं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर जो होगा वो विस्थानीकृत होगा, बाकी के जो दो लोन पेयर है ना, ये क्या होंगे? ये स्थानीकृत होंगे। ये अपने स्थान से जाकर छोड़ के नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। लेकिन एक लोन पेयर ऐसा होगा जो अपने स्थान से हट सकता है। हमें तो एक ही चाहिए, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। एक ही लोन पेयर यदि वहाँ पे स्थानीकृत है तो समस्या समझ में आ सकती है। तो यहाँ तो ये तीनों ही लोन पेयर स्थानीकृत थे, लेकिन यहाँ इन दोनों के केस में एक लोन पेयर जो है वो विस्थानीकृत है। इसका मतलब ये लोन पेयर अपने स्थान को छोड़कर यहाँ से जा सकता है।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इसमें एक अनुनादी संरचना बन जाती है RCH ऋणात्मक, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड X और ये धनात्मक और ये 2 लोन पेयर यहाँ बन गए। यानी कि अब यहाँ पे एक संरचना ऐसी बनी है जिसमें कार्बन और X के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सेम बेंजीन में भी ऐसा ही होता है, जब हेलो एरीन में ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन को दिया जाता है, इसमें भी अनुनाद होता है और अनुनाद हमने बनाया भी था, देखा भी था, ये डबल बॉन्ड X और ये धनात्मक। तो इन 2 यौगिकों के केस में आपको क्या दिख रहा है, कार्बन और X के बीच में डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है अनुनाद के कारण। लेकिन एल्किल हैलाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आता, सिंगल बॉन्ड आता है। और ये आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सबसे छोटी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है बंध की, वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है, बंध लंबाई घटती जाती है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये बंध लंबाई ज़्यादा बड़ी है और ये बंध लंबाई छोटी है। तो जितनी बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध सामर्थ्य के। बंध सामर्थ्य यानी कितना मजबूत बंध बनेगा वो निर्भर करता है उसकी बंध लंबाई पर। जितनी ज़्यादा बंध लंबाई होगी उतनी बंध सामर्थ्य कम होगी। तो ये जो बंध ज़्यादा लंबा है इसके लिए ये बंध कमज़ोर होता है और ये आसानी से इस X को यहाँ से तोड़ सकता है। तो ये अभिक्रिया हो सकती है, सरलता से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सरलता से ऐसन हो जाता है क्योंकि बड़ा बंध है। लेकिन इन दोनों के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में एक डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड आने के कारण अब ये जो बंध है वो क्या है, बंध लंबाई घटी, बंध लंबाई घटी तो बंध सामर्थ्य बढ़ी, बंध सामर्थ्य बढ़ी तो इन दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है, ऐसन के प्रति बहुत कम क्रियाशील, ऐसन के प्रति बहुत कम क्रियाशील, क्योंकि इतनी ऊर्जा इनको मिल नहीं पाती कि डबल बॉन्ड को तोड़ के X को बाहर निकाल दे। क्योंकि ऐसन अभिक्रिया में आपको पता ही होगा X टूट के बाहर जाता है। तो विनाइल हैलाइड और हेलो एरीन के केस में जब हम ऐसन अभिक्रिया की बात करते हैं तो या तो ये बिल्कुल देते ही नहीं है, और अगर ये दे भी दे तो बहुत ही कम क्रियाशीलता के साथ देते हैं, इनकी गति बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि हेलो एरीन की नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती या बहुत ही कम होती है, क्यों? तो पहला कारण तो यही है कि इसमें X और बेंजीन में पाई बंध के साथ अनुनाद के कारण X और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो ज़्यादा प्रबल है तो ये टूट नहीं पाता, तो ऐसन अभिक्रिया के प्रति ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो चलिए फिर आगे इसमें हम इसे लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कम क्रियाशील क्यों है। तो बात तो आपको क्लियर हो गई होगी यहीं पर कि कम क्रियाशील इसलिए है क्योंकि इनमें अनुनाद होता है और अनुनाद से डबल बॉन्ड आ जाता है, तो प्रबल बंध होने के कारण ये कम क्रियाशील है। तो हेलो एरीन ऐसन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं या देते ही नहीं, ये अभिक्रिया बताते ही नहीं भाई, प्रदर्शित ही नहीं करते। इसके 2 कारण हैं, एक तो मैंने आपको बताया ही है। पहला कारण अनुनाद के कारण बेंजीन कार्बन तथा हैलोजन परमाणु
के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं परिणाम स्वरूप CX बंध प्रबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा अभिक्रिया नहीं देंगे। तो आपको अनुनाद बना लेना है, ये दिखाना है अनुनाद करके, अनुनाद कैसा बनेगा। तो आप ये बनाना भाई, मैंने आपको पहले भी इसको बताया था अनुनाद करके, तो आप इसके अनुनादी संरचना आप बना के देखना। ठीक है, यह बनाना जरूर है। दूसरा कारण देखिए, एक कारण और है, कम स्थायी एरिनियम आयन का निर्माण। यानी कि देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कम स्थायी एरिनियम आयन का निर्माण। तो पहला तो कारण सिंपल था, अनुनाद हुआ था, अनुनाद से ये द्विबंध बन गया था। लेकिन दूसरा कारण थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब हम बेंजीन से ऐसन अभिक्रिया करवाते हैं, चलो ये बेंजीन हमने लिया, इसके हमने ऐसन अभिक्रिया करवाई और X यहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसन में चलिए हम SN1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि दो प्रकार होते हैं ना ऐसन के, SN1 SN2। तो SN1 में जैसे हम इस X को यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि SN1 में पहले X जाता है, तो X के निकलने पर बेंजीन पे क्या जाएगा, धनात्मक, और ये X ऋणात्मक। बेंजीन पे धनात्मक आवेश जो होता है तो इसे एरिनियम आयन कहते हैं, इसे एरिनियम आयन कहते हैं। अब बेंजीन पे एरिनियम आयन जो होता है वो क्या होता है, कम स्थायी होता है, और कम स्थायी होने के कारण ये बनता ही नहीं है, ये अभिक्रिया के दौरान बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया कम स्थायी में नहीं जाती, अधिक स्थायी संरचना बनती है तभी वो अभिक्रिया होती है। तो SN1 अभिक्रिया की तो यहाँ कोई संभावना ही नहीं है। तो यदि हम हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाना चाहेंगे तो SN1 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बनता है और ये बनेगा ही नहीं भाई, प्रैक्टिकली की बात है। तो यदि हम इसको करवाना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है SN2। SN2 को हम अप्लाई करके इस X को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य कंडीशंस में अभिक्रिया होती नहीं है, कम स्थायी होती है, कम क्रियाशील होते हैं। तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा, इतना ताप बढ़ाना पड़ेगा कि ये X यहाँ से निकल जाए SN2 के थ्रू। तो सामान्य तौर पर यदि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाना चाहते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें यहाँ पर दो कंडीशन रखनी पड़ेगी, दो स्थितियां हमें यहां रखनी पड़ती है। पहली स्थिति, या तो आप ताप अधिक रखो तो ये अभिक्रिया हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हम अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और ये तो आपको पता ही है SN2 से होगा, SN1 नहीं होगा। तो इसके लिए ताप आपको 623 केल्विन रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उच्च ताप रखना पड़ता है, कमरे के ताप की अभिक्रिया नहीं होगी। तो SN2 के थ्रू ये Cl यहाँ से निकल जाता है और OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये NaCl बन गया, बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ता है। दूसरी कंडीशन कि यदि आप ताप ज़्यादा नहीं दे सकते तो हमें बेंजीन पर ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जोड़ा जाता है।
तो ये अभिक्रिया सरल हो जाएगी। यदि बेंजीन पर ऑर्थ और पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या इलेक्ट्रॉन ग्राही हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हुआ है, तो यह अभिक्रिया और इजी हो जाएगी कम ताप पे भी, क्योंकि ये इस अभिक्रिया को सरल करता है। जैसे क्लोरोबेंजीन है और ये NO2 मैंने जोड़ दिया, NO2 एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, तो यदि अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएं NaO से, तो यह अभिक्रिया 623 की जगह 423 केल्विन पे भी हो जाती है। इतना ताप देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर पहले से एक समूह जुड़ा हुआ है जो इसे क्रियाशील करता है, इसको क्रियाशील बनाता है, तो यह अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। Cl की जगह OH आ जाएगा और ये NO2 प्लस NaCl, ठीक है। यदि इस पे हम एक समूह और जोड़ देते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होंगे उतनी ही अभिक्रिया सरल होती जाएगी, NaOH। अब ये इससे भी कम ताप पे 323 पे संपन्न होने लग जाएगी, 323 केल्विन पे हो जाएगी। ये OH, ये NO2 और ये NO2, ठीक है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये आपका चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और हमारा चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।